हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। और बीएड थर्ड सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट जो है हमारा स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे ख्याल से हर टीचर को पता होना चाहिए कि इसके बारे में क्या आवश्यकता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं और किस लिए ये यूज़ करा जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा समय सारणी, जिसका इंग्लिश में बोलेंगे टाइम टेबल, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले तो स्टेप्स हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग आवश्यकता देखेंगे कि क्यों पड़ती है। और मेरे ख्याल से ये इन जो आज मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और तीनों में से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म है कि चाहे शॉर्ट में मिल जाए, वैसे शॉर्ट में ही आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है इस पे दिया गया विद्यालय समय सारणी के सोपान मतलब कि स्टेप्स बताइए। कौन कौन से स्टेप्स हैं वो आप लोगों को बताने पड़ेंगे। अब तो देखिए इस पे जो टोटल 5 स्टेप्स हैं, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम। ठीक है, 5 स्टेप्स हैं, ध्यान से देखिएगा और यही आप लोग को एग्जाम में लिखना भी है। ठीक है, तो देखिए विद्यालय समय सारणी निर्माण के सोपान, इनमें से 5 बताए गए हैं। तो प्रथम में हो जाएगा कि समय सारणी संबंधी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। अध्यापकों की सूची, कक्षाओं की सूची, विभागों सहित विषयों की सूची, कमरों की संख्या, अध्यापकों की योग्यता विषयों के अनुसार आदि। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग को पता है कि जैसे कि एक क्लास का टाइम टेबल बनाना है तो उस पर क्या होगा कि पहले तो सब्जेक्ट देखा जाएगा, फिर कितने टीचर्स हैं वो देखा जाएगा, फिर समय कितना देना है वो देखा जाएगा। ठीक है, और कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो भी हम लोग प्रीफर करेंगे, कौन सा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कहाँ पे डाला जाए, किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट रखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए ऐसा सब्जेक्ट दें जिनको मतलब कि वो पढ़ने में इंटरेस्ट लें। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट रखें, फिर इसके बाद लास्ट में बोरिंग सब्जेक्ट ना रखें, जिससे कि लास्ट में क्या होता है थकावट हो जाती है। तो लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट होगा, लास्ट या सेकेंड लास्ट 2 सब्जेक्ट मान सकते हैं, तो वो हम लोग को बोरिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि बच्चों को लास्ट तक की एनर्जी बनी रहे और बच्चे पढ़ते रहें। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा दिया गया है द्वितीय सोपान, इस पे दिया गया है विषयों के विकल्पों संबंधित सूचनाएं तथा प्रयोगशाला, भूगोल कक्ष, कला कक्ष आदि का विवरण। ठीक है, सारी चीजें होनी चाहिए जितने भी लेबोरेटरीज हैं। और फिर इसके बाद है तृतीय सोपानों में कमरों की संख्या, आकार और तथा विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की संख्या का विवरण आदि। ठीक है, अब देखिए कमरों की जितना, जैसे कि एक कमरा है तो उस पर एक रेशियो मान सकते हैं कमरे के हिसाब से। जैसे कि कमरा अगर जिस हिसाब का है उस पर देख लेंगे कि वैसे तो एक कमरे में आप मैक्सिमम मान सकते हैं 40 होने चाहिए, 40 से 50 कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 40 रखिए, 40 सही रहता है। ठीक है, एक टीचर और 40 बच्चों का एक होना चाहिए। और बाकी फिर कमरे के हिसाब से, जैसे कि छोटे स्कूल्स होते हैं तो उस पर क्या कमरे छोटे होते हैं, तो जैसे टेबल चेयर जितनी भी एडजस्ट हो सके, प्लस एक टीचर की टेबल को छोड़ के, तो उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद दिया गया चतुर्थ सोपान में गत वर्षों की समय सारणी तथा शिक्षकों के कार्यभार का विवरण। ठीक है, उस पर चतुर्थ में क्या हो जाएगा, शिक्षक के कार्यभार का विवरण दिया गया। फिर 5वें में क्या दिया गया, विद्यालय की समय सारणी तैयार की जाती है। तो यह सारणी 2 प्रकार के से तैयार करना आवश्यक होता है, कक्षाओं के अनुसार तथा अध्यापकों के अनुसार। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 5 स्टेप्स दिए गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि कैसे क्या टाइम टेबल को बनाया जाए और क्या इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो एक और इम्पॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है वो है विद्यालय में समय चक्र की आवश्यकता व महत्व की विवेचना कीजिए तथा समय तालिका की क्या आवश्यकता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखते हैं इस पे क्या बताया गया है इसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है, इस पे दिया गया है स्कूल के काम करने के घंटे, विद्यालय प्रारंभ कब होता है, समाप्त कब होता है, व मध्य अवकाश कब व कितने समय का होता है। ठीक है, तो देखिए इस पे क्या दिया गया कि विद्यालय कब कितने घंटे का होना चाहिए। ठीक है, विद्यालय कब शुरू हो रहा है, मतलब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, और प्लस बीच में जो ब्रेक मिल रहा है वो कितने मिनट्स का है। ठीक है, इतना टाइम मिलना चाहिए कि बच्चे आराम से खा सकें और थोड़ा सा अपना हंसी मजाक कर सकें। ठीक है, फिर इसके बाद इस पे दिया गया है सेकंड पॉइंट में, इसके द्वारा स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं,
और किसके द्वारा है, ठीक है, और इसका भी ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो इस पे सेकंड पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया। थर्ड में देखते हैं, विद्यालय में कितने अध्यापक हैं व उनका क्या नाम है, या ज्ञान भी समय चक्र द्वारा मिलता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आप लोग नए स्कूल में जा रहे हैं, नए लिया, तो उस पर पहला एक पूरा टाइम टेबल बनता है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर आपको पढ़ाएगा, ठीक है। कोई भी होगा, नई क्लास में जा रहे हैं, नया अपने स्कूल में जा रहे हैं, तो ये पूरा डिटेल आप लोग को मिल जाती है टाइम टेबल जब मिलता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाएगा, ठीक है, और कितने मिनट्स का वो सब्जेक्ट होगा। फिर इसके बाद दिया गया अध्यापकों के मध्य कार्य का विवरण किस प्रकार किया गया है तथा प्रति अध्यापक कार्यभार का ज्ञान भी इसके द्वारा मिलता है, ठीक है। फिर इस पे दिया गया है, विद्यालय परिसर में कितने कक्ष हैं, इसका ज्ञान भी समय चक्र द्वारा होता है। और फिर इसके बाद लास्ट में, अभी लास्ट नहीं है, और इसके बाद क्वेश्चन इस पे दिया गया एफ नंबर पे, समय तालिका द्वारा यह भी पता चलता है कि कौन सी कक्षा किस कक्ष में बैठी होगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल से कॉमन है ये। और कौन सा अध्यापक कब खाली होगा, इसका ज्ञान भी समय तालिका से मिलता है। जैसे कि आप लोग पता ही है कि जब फ्री पीरियड होता है तो टीचर्स कहाँ बैठते हैं, जाके स्टाफ रूम में बैठ जाते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, जो भी उनके पास एक्स्ट्रा, या कॉपी चेक करेंगे या कुछ और अदर वर्क जो भी स्कूल से रिलेटेड होगा या कक्षा से रिलेटेड होगा, अपना आगे का जो पढ़ाना है वो देखेंगे। तो काफ़ी सारे काम होते हैं अध्यापक के पास भी। और फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट जो इस पे दिया गया, समय तालिका यह भी इंगित करती है कि क्या किसी विषय के लिए कोई निश्चित समय दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और फिर इसके बाद जो दिया गया है वो है, समय तालिका द्वारा विद्यालय में संचालित होने वाली पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान मिलता है। और यह भी पता चल जाता है कि खेल कूद, पुस्तकालय अध्ययन से आदि को प्रति सप्ताह कितने समय दिया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी देखिए, पढ़ाई के साथ साथ एक सेंटेंस भी है कि जो विद्यार्थी है, छात्र हैं, उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ उनको खेलकूद भी आना चाहिए, पुस्तकालय अध्ययन, ठीक है, लाइब्रेरी भी एक तरीके से देख लेते हैं। और उसके बाद सप्ताह में कितने दिन उनको एक्स्ट्रा पीरियड मिल रहा है। एक्स्ट्रा पीरियड मतलब कि इन द सेंस एक्स्ट्रा एक्टिविटी वाला पीरियड मान सकते हैं आप उसको, कि खेल कूद के साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कितना मिल रहा है, कितने पीरियड्स मिल रहे हैं, जिससे कि अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी सीख सकें, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब इसके आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, समय तालिका के सहयोग से विद्यालय में उपलब्ध भौतिक व मानवीय संसाधनों का समन्वय करते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है, ठीक है। तो मानवीय संसाधनों में आप लोग के टीचर्स आ जाएंगे, ठीक है, टीचर्स के साथ साथ कर्मचारी जो भी हैं वो आ जाएंगे। और फिर इसके बाद आपका भौतिक में बिल्डिंग्स हो गई स्कूल की, और अदर जितना भी स्कूल में आपका दिखता है वो सारा आपका भौतिक में आ जाएगा, जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, फैन वगैरह वगैरह, और भी काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारा किस में आ जाएगा, भौतिक। तो ये इनके जो दोनों पॉइंट्स हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे आपको ये मान के चलिए कि रिपीट भी आप लोग कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि विद्यालय में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, कि भौतिक और मानवीय संसाधन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया फोर्थ पॉइंट में, यह समय श्रम का सदुपयोग करने में सहयोग देता है। फिफ्थ में दिया गया है, समय सारणी द्वारा प्रत्येक कार्य नियमित रूप से किया जाता है, अतः यह कार्य कुशलता में अभिवृद्धि करने में सहयोग देता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग, कि समय तालिका के निर्माण प्रमुख सिद्धांतों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। जो हमारा टाइम टेबल है उसके निर्माण में जो प्रमुख सिद्धांत बनते हैं या होते हैं, उनका जो मेन उद्देश्य है या उनका जो मेन पॉइंट आप मान सकते हैं, तो उसका संक्षेप में आपको उल्लेख करना है। तो इस पे क्या हो जाएगा, समय तालिका का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, परंतु यदि कुछ सामान्य सिद्धांतों पर समय तालिका को आधारित किया जाए तो निसंदेह प्रशासक एक अच्छी समय तालिका का निर्माण कर सकता है। समय तालिका बनाने हेतु मुख्य सिद्धांत जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए। अब देखिए, जो भी जो टाइम टेबल हम लोग का बनता है, एक प्रोसेस होता है, कि प्रोसेस भी मान सकते हैं और एक तरीके से
स्टेप भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए कि कैसे क्या बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी भी टाइम आपको रख दिया जाए, तो ये नहीं होता है टाइम टेबल में, ठीक है। एक बढ़िया प्लान करा जाता है कि टाइम टेबल कैसे बनना चाहिए पूरा, ठीक। आप देखिए कैसे बनता है वो देख लेते हैं कि विभिन्न शिक्षा बोर्डों व राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न विषयों को विभिन्न स्तर पर पढ़ाने हेतु कारांश का निर्धारण निर्धारण किया गया है, ठीक है। तो देखिए अपने अपने बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स अलग होता है, सेंट्रल बोर्ड अलग हो गया, आईसीएसई अलग हो गया, तो सबका अलग अलग क्लास में अलग अलग बुक्स भी होती हैं। कुछ का देखिए एनसीईआरटी वैसे मस्ट है, सीबीएसई बोर्ड जो होता है, बट अब क्या है कि एक दो बुक्स आपको अलग मिल जाएंगी एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपका सब जो टाइम टेबल होता है बनता है। फिर इसके बाद दिया गया आपको किस स्तर के लिए समय तालिका बनानी है, इसे भी ध्यान में रखना चाहिए, जो कि प्रत्येक स्तर के बालकों की मनोशारीरिक विशेषताएं अलग अलग होती हैं। अतः समय तालिका बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, विशेषताओं के अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद दिया गया समय तालिका का निर्माण करते समय विषय के कठिन स्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अर्थात कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर सप्ताह में अधिक कालांशों की व्यवस्था की जा सकती है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बच्चों को ज़्यादातर मैथ्स समझ में नहीं आती है, तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जैसे कि सपोज करिए कि 6 दिन है तो 5 दिन आप कम से कम उसको रखिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके मैथ की और बच्चे को समझ में भी आए, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया समय तालिका में रुचि व थकान सिद्धांत का अनुपालन अवश्य ही किया जाना चाहिए। थकान को दूर रखने हेतु आवश्यक यह है कि समय तालिका में अवकाश की संख्या व अवधि पर्याप्त मात्रा में हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि पहला जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो इजी होना चाहिए, कि बच्चे स्कूल में आते, क्योंकि आएंगे फिर प्रेयर होती है, फिर वो थोड़ा सा थकावट हो जाती है ना, तो जाते ही जाते वो दिमाग पे फोर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उनको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए जिससे कि वो अपना फ्रेश हो सके और अच्छे से उनका माइंड हो जाए, ठीक है। फिर सेकंड आप मैथ रख दीजिए, थर्ड मैथ रख दीजिए, या लंच के पहले आप रख सकते हैं, क्योंकि 4 पीरियड आपका लंच के पहले हो जाएगा, 4 आपके लंच के बाद का हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट पीरियड भी ऐसा रखना चाहिए जिसपे उनको इंटरेस्ट है, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए जीके का रख सकते हैं कि वो थोड़ा सा अपना माइंड लगाएं, खुश रहें, ठीक है, या कुछ और रख दें, गेम्स का रख दें, तो ये सब होना चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद दिया गया 5th वाले में पॉइंट में कि समय तालिका का निर्माण करते समय छात्रों को स्थानीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अर्थात यदि विद्यालय में अधिकांश ऐसे छात्र पढ़ते हैं जो दूर से आते हैं, तो विद्यालय बहुत जल्दी नहीं खुलना चाहिए और ना ही बहुत देर से समाप्त होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि बच्चे काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं, जिनको आप आसपास के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि जिनका स्कूल दूर होता है तो वो सुबह निकल जाते हैं और फिर सीधे शाम को आते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं गांव का, जो गांव के प्राइवेट स्कूल्स हैं आसपास, क्योंकि गांव में तो कोई होगा नहीं प्राइवेट स्कूल, ठीक है, सरकारी स्कूल ही मिलेगा। अगर जो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छे स्कूल्स में, तो वो क्या करेंगे, बाहर भेजते हैं। तो बाहर भेजने का इन द सेंस थोड़ा दूर होता है, तो अपने लिए उनके लिए गाड़ी या कुछ भी टैक्सी को कुछ भी करेंगे, बस लगवाएंगे, तो उनका क्या हो जाता है कि वो सुबह चले जाते हैं, फिर सीधे शाम को आते हैं, शाम को आए इन द सेंस, या फिर 3 बजे के बाद आए, तो काफ़ी लेट हो जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी सोचना चाहिए। बट अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेन ये है कि फोकस करना चाहिए कि कुल मिला के बच्चों पे ही ध्यान देना है आप लोगों को, क्योंकि बच्चों पे ही पूरा है ये, ठीक है। और स्कूल प्लस बच्चे, स्कूल में कितने आपके सब्जेक्ट हैं, मतलब किस क्लास में कौन से सब्जेक्ट हैं, और प्लस स्कूल में कितनी कक्षाएं हैं, उसके हिसाब से पूरा टाइम टेबल ये बनता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिससे कि आप लोग लिख सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।